हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हां दोस्तों, अगर पेशेंसली आप लोग मेरे चैनल पे बने रहते हैं और मेरे चैनल द्वारा पढ़ाई गई हर एक उस चीज़ को आप सीरियसली होकर लेते हैं तो ज़रूर आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। और दोस्तों, आज के सीरीज़ में हम लोग शुरू कर रहे हैं करेंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने करेंट अफेयर्स में दो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो बन चुका है। तो ये पार्ट 3 है करेंट अफेयर्स का। ऐसे ही पार्ट वाइज आएंगे जिसमें लगभग 50, 60, 70 करंट अफेयर्स लगभग रहते हैं। तो हर पार्ट वाइज कर दिए हैं इसको ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। और हर पार्ट में आपको 50, 60, 70 करंट अफेयर ज़रूर मिलेंगे। और वही करंट अफेयर्स दोस्तों मैं डालता हूं जो आपको एग्ज़ाम में 100% एकदम एग्ज़ाम में आएंगे और इससे बाहर कभी नहीं जाएंगे। और बस इतना ही आप पढ़ लेंगे तो देखिएगा, कुछ ऐसे ऐसे मैंने चुनिंदा करंट अफेयर्स को कलेक्शन करके आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया है। तो अगर आप वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इससे पर चैनल को वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग एक कोटेशन ले लेते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये मोटिवेशन है, देख लेते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप मेरे करंट अफेयर्स को सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे। 2020-21 करंट अफेयर्स VVIP मैंने इसीलिए लिखा है। जब आप करंट अफेयर्स को देखेंगे कि मैंने वाकई में क्या क्या छाट कर आपके लिए लाया है तो आपको वाकई में लगेगा कि ये करंट अफेयर्स 110% पूछेंगे। तो 99.9999% आपको ज़रूर इसी से आएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि करंट अफेयर्स को 27 से 28 अक्टूबर 2020 को मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में संरक्षित जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया भारतीय स्थल कौन सा है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट है, अक्टूबर 2020 का मानव जैव मंडल मैप में जो लिया गया वो किसको लिया गया है, पन्ना जैव मंडल रिजर्व को। और पन्ना जैव मंडल रिजर्व आप जानते ही हैं पन्ना कहाँ है, MP में है। तो वर्तमान में यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 12 हो गई है। तो यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, पन्ना जैव मंडल रिजर्व स्थित है। कहाँ है, तो मैंने अभी बताया था मध्य प्रदेश में है ये। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है अगला। आर्द्र भूमियों पर जो अभिसमय को किस नाम से जाना जाता है, यानी आर्द्र भूमियों का जो होता है वो रामसर अभिसमय के नाम से जाना जाता है। और रामसर एग्रीमेंट दोस्तों आपको पता ही होगा 1971 में हुआ था। 1971 में रामसर अभिसमय का नामकरण रामसर शहर के नाम पर किया गया। ये रामसर शहर जो है ये कहाँ पर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ईरान में है ये, वहीं पे एग्रीमेंट हुआ था। रामसर अभिसमय के हस्ताक्षर देशों की संख्या कितनी है, तो 171 है। ध्यान रखेंगे 171। और 1971 में रामसर एग्रीमेंट पर साइन किया गया था। तो 1971, 71, 171, तो ऐसे भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में विश्व भर में कह रहा है रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, तो 2412 है। हालांकि ये दोस्तों रेयर केस में ही कभी पूछ दिया जाए, लेकिन इतने बड़े डिजिट को कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हमेशा देश के कोई भी भाग में कोई ना कोई रामसर हो ही जाता है। तो काफ़ी टोटल कलेक्शन करने में कभी कभी हो सकता है कि ये बढ़ घट भी जाता है। तो रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल था, देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि रामसर स्थल 1974 में जो है रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल है। तो कोबोर्न प्रायद्वीप जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये है। लेकिन अगर भारत में कह दिया जाए कि रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम जो स्थल है तो वो कौन सा है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 2 फरवरी 2020 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में निर्दिष्ट किया है। तो कितने, फरवरी 2020 को विश्व आर्द्र भूमि के दिवस पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में 10 आर्द्र भूमि को निर्दिष्ट किया है। नवनिर्दिष्ट 10 रामसर स्थलों में उत्तर प्रदेश के ही कितने हैं, इंडिया से कितने हैं टोटल, भारत यानी इंडिया से टोटल 10 है। 10 में से जिसमें 6 कहाँ हैं, यूपी में ही है। तो काफ़ी बड़ी संख्या है। 16 अक्टूबर 2020 को पुनः अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में निर्दिष्ट किए गए भारत के स्थल है। तो 16 अक्टूबर को फिर से कितना, 2 स्थल।
और 16 अक्टूबर 2020 को नवोदित भारत के 2 रामसर स्थलों को शामिल किया गया। ये 2 जो किया गया 16 अक्टूबर को, वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। यह है दोस्तों कांवरताल आर्द्रभूमि बिहार और आसन संरक्षण रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है। तो 2 दोस्तों ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट जो जुड़ा हुआ है 16 अक्टूबर को याद रखेंगे खासकर। तो कांवरताल आर्द्रभूमि बिहार, देखिए दोस्तों कांवर से याद रखेंगे, बिहारी लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, का हाल बा हो, का हाल बा हो नहीं बोलते, का हाल बा हो। तो का हाल बा हो, का हाल बा हो, तो काबो आ रहा है ना, तो कांवर से का हाल बा मतलब बिहार, ये ध्यान रखेंगे। और बिहार के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही हो जाता है ये। और आसन संरक्षण रिजर्व, इसको कैसे याद रखेंगे कि आसन संरक्षण रिजर्व जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों आसन को। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड को हम लोग जानते हैं कि यहाँ पहाड़ी इलाका है और काफ़ी धार्मिक इलाका भी माना जाता है, और जितने भी धर्म से रिलेटेड चीज़ है तो वहीं पर है। तो धर्म से रिलेटेड चीज़ ज़्यादा उत्तराखंड में है, तो हम लोग क्या करते हैं, उत्तराखंड में धर्म से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ है तो हम क्या करते हैं, एक आसन बिछाएंगे और आसन बिछाकर क्या करते हैं, वहाँ पे ध्यान वगैरह करते हैं। तो आसन से ये ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड धार्मिक स्थल है, वहाँ आसन बिछाएंगे। तो ऐसे करके भी 2 स्थलों को हम लोग याद करेंगे कि आसन पूछ देगा, डायरेक्ट भी पूछ देगा दोस्तों कि आसन संरक्षण रिजर्व जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है ये किस राज्य में। कांवरताल जो है आर्द्रभूमि ये कहाँ पे है, तो का हाल बाहो, तो ऐसे करके जो भी बताया मैंने उसको ऐसे याद रखेंगे। 11 नवंबर 2020 को भारत को पुनः जिन 2 स्थलों को रामसर स्थलों को, देखिए दोस्तों 16 अक्टूबर को भी शामिल किया गया है और फिर से 11 नवंबर 2020 को पुनः 2 स्थलों को। अब देखते हैं कि ये कौन सा है, सुर सरोवर जिसको कीठम झील भी कहा जाता है एवं लोनार झील। सुर सरोवर, कीठम झील एवं लोनार झील। अब ये दोनों कहाँ हैं आगे देखते हैं। तो सुर सरोवर जो स्थित है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, सुर सरोवर कहाँ है, आगरा। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है आगरा। सुर, देखिए दोस्तों आगरा घराने में जाएंगे तो यहाँ काफ़ी संगीत के लंबे लंबे सुर लगते हैं। तो आगरा घराने से रिलेटेड संगीत का स्वर गूंजेगा कहाँ पे, आगरा में। तो सुर से याद रखेंगे, सुर से स्वर, स्वर कहाँ गूंजेगा, आगरा घराने में। तो ऐसे करके भी याद रखेंगे। लोनार झील तो दोस्तों फेमस है। लोनार झील हम लोग कई जगह भी याद किए हैं, चाहे वो लोनार रिजर्व हो या कुछ भी हो। लोनार से संबंधित लोनार नाम कहाँ होता है, महाराष्ट्र में ही होता है, तो बुल्ढाना में है ये। तो ऐसे याद करेंगे। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए भारत में कह रहा है रामसर स्थल, विश्व में था तो 24 समथिंग कुछ था जो ऊपर पढ़े हम लोग, और भारत में जो है रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, तो 41 है। वह रिपोर्ट जिसका तीसरा संस्करण 2 जुलाई 2020 को जारी किया गया, वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट का। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट जो है दोस्तों, वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का शीर्ष ई कचरा उत्पादक देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा कचरा चाइना उत्पादन करता है। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के शीर्ष ई कचरा उत्पादक देशों में, अब दोस्तों यहाँ भारत का स्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कचरा उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, कम तो नहीं है। कचरा उत्पादन तीसरे स्थान पर है, चाइना पहला स्थान पर है। भारत में ई कचरा उत्पादन रहा है 3230 किलो टन। अब देखिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, वह देश जहाँ टिड्डी दल के प्रकोप के कारण, देखिए एक टिड्डी जो होता है दोस्तों, हम लोग जानते होंगे टिड्डी जो उड़ता है हवा में और काफ़ी कीड़े मकोड़े की तरह ये होता है टिड्डी, जिसके प्रकोप के कारण राष्ट्रीय आपातकाल तक घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान एवं सोमालिया 2 देश याद रखेंगे, पाकिस्तान एवं सोमालिया। टिड्डी के कारण आपातकाल, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। टिड्डियों की वह प्रजाति जो सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती है। टिड्डी का जब आपातकाल के कारण हो गया तो हो सकता है इसकी प्रजाति से रिलेटेड क्वेश्चन कर दे। तो टिड्डियों की प्रजाति सबसे खतरनाक होती है रेगिस्तानी टिड्डिया की। भारत में टिड्डी दल ने सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा रहा है, तो वो रहा है राजस्थान और गुजरात। टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय, देखिए दोस्तों एक टिड्डी के कारण आपातकाल हुआ तो टिड्डी से चेतावनी से संबंधित सारे चीज़ क्या हुए, एक तरह से कहेंगे कि ये सभी एक्टिव मोड में आ गए, सारे संस्थान सब एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो गए। तो टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय जो है वो फरीदाबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं,
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 के तहत वर्ष 2024 तक दिल्ली में नए पंजीकृत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रतिशत बढ़ाकर कितना किया जाना प्रस्तावित है, तो 25% है। ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि ये भारत की राष्ट्रीय राजधानी की बात होती है, इसीलिए 25% यहाँ पे। 6 जनवरी 2020 को भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद भारत में 7वां सबसे गर्म मौसम 1901 के बाद भारत में 7वां सबसे गर्म मौसम 2019 था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वह देश जिसने वर्ष 2023 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया। वह देश जिसने वर्ष 2023 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर रोक लगाने का फैसला किया है, तो ये है कौन सा दोस्तों, ये है जर्मनी ने ये फैसला लिया है। वह ऊर्जा जिसे हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे VVI इसीलिए कि केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय ने एक नवीकरणीय ऊर्जा को घोषित किया। आखिर ये नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है, इससे पहले ये नहीं था, तो ये सामुद्रिक ऊर्जा को क्या किया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। 21 से 22 नवंबर 2020 को अंडमान सागर में भारत सिंगापुर 21 और 22 नवंबर 2020 को अंडमान सागर में भारत सिंगापुर एवं थाईलैंड के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों सीटमैक्स 20। सीटमैक्स में हम लोग देखते हैं दोस्तों SIT होता है, सीटमैक्स, इसके नाम में ही तीनों देश का नाम छुपा होता है। S से क्या होगा दोस्तों, S से सिंगापुर, I से इंडिया और T से थाईलैंड, यानी सीटमैक्स, इसके नाम में ही तीनों देश का नाम है। तो सीटमैक्स जब भी पूछे तो SIT लिख देंगे और सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, इसमें 3 देश आते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5 पनडुब्बियां लाई गई है, जिसका जलावरण 12 नवंबर 2020 को मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में किया गया है। तो ये जो 5वीं पनडुब्बी है इसका क्या नाम है, तो ये 5वीं पनडुब्बी है प्रोजेक्ट 75 के तहत, इसका नाम है INS वागीर। अब देखते हैं कि ये 5वीं है, तो इससे पहले 4 तो होंगे, तो 4 कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। भारतीय नौसेना हेतु प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की जो 4 और हैं वो देख लेते हैं। INS कलवरी है इसके तहत, और एक है INS खंदेरी और INS करंज और INS वेला, और लास्ट जो है वो INS वागसीर है। तो ये सब है प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित पनडुब्बियां हैं। और लेटेस्ट कौन है जो अभी मैंने आपको बताया, तो वो है INS वागीर। INS वागीर जो कि 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया, जो कि लेटेस्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। फ्रांसीसी राफेल विमानों का विकास किया है, तो इस विमान को विकास किया है, किसने विकास किया है, तो दसॉल्ट एविएशन ने इसका विकास किया है। और ये कहाँ की कंपनी है दसॉल्ट, तो ये है फ्रांस की। 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से उड़कर लगभग 8,500 किलोमीटर की यात्रा के बाद 5 राफेल विमानों की पहली खेप जो है वो भारत में आगमन हुआ था, जिसका काफ़ी बड़े पैमाने पर दोस्तों आप लोग देखे होंगे न्यूज़ में सेलिब्रेशन भी हुआ था, जिसमें हमारे बिहार के भी कुछ पायलट भी थे उसमें। उसको कहाँ पे उतारा गया था, तो ये था अम्बाला एयरबेस पे। अम्बाला एयरबेस दोस्तों आप लोग जानते होंगे पंजाब में है, इसी पे राफेल विमान की पहली खेप उतारी गई थी, जिसमें हमारे बिहार के भी एक पायलट थे उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 4 नवंबर 2020 को 3 राफेल विमानों की दूसरी खेप आई थी। तो दूसरी खेप कहाँ आई थी, तो ये आई थी जामनगर एयरबेस गुजरात पे आई थी। और पहली दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कहाँ आई थी, तो अम्बाला एयरबेस पे, और दूसरी जो आई थी वो जामनगर पे आई थी। तो ये पहला और दूसरा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि दूसरा, पहला तो सबको याद रहता है, कभी कभी दूसरा खेप भी पूछ देगा। तो राफेल विमान भारतीय वायुसेना के जिस स्क्वाड्रन का अंश होंगे वो कौन सा होंगे, ये भी काफ़ी VVI हो जाता है। क्यों, क्योंकि राफेल को तो ले आया गया है, ये किस सेना के स्क्वाड्रन में शामिल होगा, तो ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, 17वीं स्क्वाड्रन। 17वीं स्क्वाड्रन में इसको शामिल किया जाएगा, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे आप लोग स्क्वाड्रन का मतलब समझ रहे होंगे दोस्तों, 17वीं स्क्वाड्रन आप काफ़ी अच्छे से याद रखेंगे इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय वायुसेना हेतु निर्मित देश की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल कौन सी है। देखिए पहली जहाँ भी लग जाता है तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें लग जाए देश की पहली,
तो बस ये याद रखेंगे, देश की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी है, इसका क्या नाम है, रुद्रम। और दोस्तों इस बार अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे, मेंस बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम दिए होंगे, तो इस एग्ज़ाम में ये पूछ दिया गया था रुद्रम को। 66 बीपीएससी दिए होंगे तो आपको इसमें पूछ दिया था ये रुद्रम के बारे में। तो ओडिशा तट के निकट व्हीलर द्वीप से नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम का सफल उड़ान परीक्षण संपन्न हुआ है। तो ये हुआ था कब, 9 अक्टूबर 2020 को। डेट उतना पूछा नहीं जाता है, इसलिए इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। रुद्रम मिसाइल का विकास किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इसका विकास किसने किया है। विकिरण रोधी मिसाइल जो रुद्रम है, इसका विकास डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ काफ़ी उच्च संस्था मानी जाती है हमारे डिफेंस फील्ड में। तो रुद्रम है, रुद्रम क्या है, एक हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। तो रुद्रम क्या है, हवा से सतह में, यानी एयर टू लैंड मार करने वाली ये मिसाइल होती है दोस्तों। भारत और जापान के बीच, मैंने आप लोगों को मेरे वीडियो में, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जितने भी नौसेना का अभ्यास है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से और ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है, कभी भूलेंगे ही नहीं आप। तो वहाँ से जाके आप समुद्री अभ्यास को आप देख लेंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ बता दिया है कि भारत और जापान के बीच, नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास होता है। तो वो होता है जीमैक्स। जीमैक्स को अगर देखेंगे इंग्लिश में दोस्तों इसके वर्ड को, तो जीमैक्स में ही छुपा हुआ है, जे से जापान और आई से इंडिया, जीमैक्स, इसीलिए इसका नाम रखा गया है जीमैक्स। अब आगे देखते हैं, 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य जीमैक्स के चौथे संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ है। ये कहाँ हुआ है, उत्तरी अरब सागर में। अब भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य जिस द्विपक्षीय अभ्यास के द्वितीय संस्करण का आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, बोंगो सागर में। बोंगो सागर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूनिक नाम लग रहा है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगला देखते हैं, 3 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य जिस द्विपक्षीय अभ्यास के द्वितीय संस्करण का आयोजन हुआ है वो हुआ है बोंगा सागर। नाग मिसाइल के हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण हेलिना का नाम परिवर्तित किया गया दोस्तों। पहले हेलिना नाम था, अब इसका नाम क्या है, ध्रुवास्त्र। तो ये याद रखेंगे, कोई भी चीज़ का नाम अगर चेंज कर देता है तो वो भी काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन सब ले रहा हूँ, आप लोग देख ही रहेंगे क्वेश्चन को पढ़ के कि वाकई में ये करंट के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हुई स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम पर ICGS कनकलता बरुआ का नाम रखा गया है, उनका क्या नाम था, तो INS कनकलता बरुआ ही उनका नाम था। दिसंबर 2019 में सिपरी द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व की शीर्ष शस्त्र निर्माता कंपनी कौन सी थी, लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन। ये कहाँ की है, अमेरिका की है। भारत की जिन 3 शस्त्र निर्माता कंपनियों को विश्व की शीर्ष 100 शस्त्र निर्माता कंपनियों की सूची में शामिल किया गया वो कौन सा है, तो पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत आयुध निर्माणिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। स्वदेशी विकसित पहला लड़ाकू विमान जिसने हाल ही में किसी विमान वाहक पोत से, पहला दोस्तों फिर यहाँ पे आ गया, स्वदेशी विकसित पहला लड़ाकू विमान जिसे हाल ही में किसी विमान वाहक पोत से उड़ान भरने और उस पर लैंड करने में सफलता प्राप्त की है, तो ये क्या है, LCA तेजस। वह मिसाइल जिसका 16 नवंबर 2019 को भारत द्वारा प्रथम रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। भारत द्वारा प्रथम रात्रि परीक्षण यानी रात में परीक्षण, फर्स्ट नाइट ट्रायल जो किया गया था वो अग्नि 2 मिसाइल का किया गया था। अग्नि 2 मिसाइल का प्रथम रात्रि परीक्षण किया गया था। अग्नि 2 मिसाइल जो रात्रि परीक्षण हुआ था, ये कहाँ से किया गया था, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। दोस्तों अगर आप लोग जानते हो तो अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में। 20 मीटर लंबी एवं 17 टन वजनी द्विचरणीय अग्नि 2 मिसाइल 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ मार कर सकती है 2000 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ अग्नि 2 है तो 2 है तो 2000, अगर अग्नि 3 होगा तो ये 3000, तो ऐसे करके इसका ये चलता है। 27 दिसंबर 2019 को जोधपुर एयरबेस में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना ने इस विमान के अंतिम स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त कर दिया गया।
MiG-27 को। MiG-27 के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों, 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था, इसमें MiG-27 का यूज किया गया था और काफ़ी सफलता भी मिली थी इसे। इसी से खुश होकर MiG-27 का नाम जो है वो बहादुर कर दिया गया था। MiG-27 विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था 1985 में, और यह कारगिल युद्ध में दोस्तों 1999 में भाग लिया था। 1999 के कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण विमान चालकों द्वारा MiG-27 को क्या नाम दिया गया था? तो अभी मैंने बताया, बहादुर नाम दिया गया था। खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति के मद्देनज़र होर्मुज जलडमरु मध्य से भारतीय पोतों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना द्वारा प्रारंभ किया गया समुद्री अभियान क्या है? ऑपरेशन संकल्प। अठारह नवंबर 2020 को गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल का निधन हो गया। वो मृदुला सिन्हा जी थे। और ये मैंने क्यों लिया है? क्योंकि गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ये काफ़ी बड़ी बात है, इसीलिए। 17 नवंबर 2020 को आरबीआई द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को बनाया गया है। 15 नवंबर 2020 को प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता, निर्देशक एवं लेखक तथा वर्ष 2011 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित का निधन हो गया। वो कौन थे? सौमित्र चटर्जी। नवंबर 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर, देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो कॉमिक्स पात्र चाचा चौधरी जो हैं, आप लोगों को पता होगा, चाचा चौधरी और साबू की जोड़ी कौन भूल सकता है। तो चाचा चौधरी और साबू में जो चाचा जी थे, चाचा चौधरी, उन्हीं को नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 7 नवंबर 2020 को देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन कुमार सिन्हा सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है इनको। 15 अक्टूबर 2020 को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित प्रसिद्ध मलयालम कवि जिनका निधन हो गया, अक्कीतम अच्युतन नंबूथिरी, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, जिनका निधन हो गया हाल में। 7 अक्टूबर 2020 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त हुए हैं जे वेंकट रामू। 6 अक्टूबर 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो नियुक्त हुए कौन हुए? दिनेश कुमार खारा। अवनीश कुमार थे, आपको पता होगा दोस्तों इनसे पहले। 1 अक्टूबर 2020 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी ट्राई के अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों, तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो है वो पीडी वाघेला को बनाया गया है। सितंबर 2020 को अभिलाष, वास्तविक नाम ओम प्रकाश, का निधन हो गया। वो प्रसिद्ध गीतकार और मशहूर प्रार्थना इतनी शक्ति हमें दे न दाता के लिए लोकप्रिय रहे थे। तो अभिलाष जो है, जिनका नाम था वास्तविक नाम ओम प्रकाश, वो निधन हो गया। वो प्रसिद्ध गीतकार थे और गीत जो थे वो इतनी शक्ति हमें दे न दाता जो गाया गया है, उन्हीं के एक गीतकार थे अभिलाष। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। 29 सितंबर 2020 को केंद्रीय सरकार द्वारा पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी एग्जाम में, कई बार मैक्सिमम एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के, वो कौन हुए हैं? शेखर कपूर हुए हैं। सितंबर 2020 में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का जो है कि क्षेत्रीय राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो गुजरात की 17 वर्षीय मात्र छात्रा है, इसकी एज जो है वो मात्र 17 वर्ष की है।
तो इसका नाम क्या है, खुशी चिंदलिया। खुशी चिंदलिया जो है, इसको क्या किया गया, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ये काफ़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, प्लस गुजरात के लिए, जो मात्र 17 वर्ष की ये लड़की है, खुशी चिंदलिया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सितंबर 2020 में पर्सनल कंप्यूटर निर्माता एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो एसर इंडिया काफ़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो इसमें बने हैं सोनू सूद जो है बॉलीवुड के अभिनेता। और सोनू सूद पे क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है दोस्तों क्योंकि इस बार लॉकडाउन जो हुआ था तो काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने बहुत से मज़दूरों को, लोगों को, और इंडिया में नहीं विदेशों से भी बहुत लोगों को इंडिया लाने में मदद किए थे। तो काफ़ी सुर्खियों में रहे थे सोनू सूद। तो इसको लेकर भी आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट होगी। देखिए दोस्तों, अभी जो राफेल लड़ाकू विमान लाया गया है फ्रांस से, जिसकी पहली खेप कहाँ मैंने बताया आपको, अम्बाला एयरबेस पे। तो अब देखिए लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट होगी। ये काफ़ी बहुत बड़ी उपलब्धि महिलाओं के लिए। और इसको उड़ाएगी कौन, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो होगी वो पहली महिला होगी जो राफेल विमान उड़ाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ IAS अधिकारी राजेश खुल्लर जी को बनाया गया है। विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निर्देशक जो है वो बनाया गया है और विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है राजेश खुल्लर जी को। ये क्या है, IAS अधिकारी है। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो इस पे भी कौन है, तो वरिष्ठ IAS अधिकारी समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे हैं जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 10 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है, तो परेश रावल को। ये दोस्तों BPSC अगर 66 आप लोग दिए होंगे तो इस बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष जो है वो पूछा गया था। तो परेश रावल जी को बनाया गया है, बॉलीवुड अभिनेता है ये। परेश रावल वही है दोस्तों, आप लोगों ने दिलवाले फिल्म देखा होगा तो उसमें ये विलेन की भूमिका निभाई थी परेश रावल। तो यही है वो जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 13 सितंबर 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं RJD नेता का निधन हो गया था। ये रघुवंश प्रसाद सिंह जो है वो RJD के नेता थे, इनका निधन हो गया, काफ़ी फेमस नेता। 6 सितंबर 2020 को केरल के इदनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया। वो प्रसिद्ध थे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रसिद्ध वाद से। दोस्तों केशवानंद को कौन भूल सकता है, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे राज्य व्यवस्था, इसमें केशवानंद जो केस था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अगर हम लोग पॉलिटी पढ़े और केशवानंद भारती के केस को अगर नहीं पढ़े तो पॉलिटी अधूरा हो जाता है। इसीलिए केशवानंद भारती का निधन हो गया था। और केशवानंद भारती जो है संविधान की मूल संरचना जो होती है उसके लिए इन्होंने काम किया था। और मूल संरचना में इनका काफ़ी जो है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके लिए केशवानंद भारती का जो योगदान था वो काफ़ी बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इनका निधन हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, करंट के लिए। तो 28 अगस्त 2020 को नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक, जहां पहली लग जाए दोस्तों किसी में तो समझ जाइए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक वो भी बनी है। तो कौन बनी है, तो वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं नागर विमानन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाधी। उषा पाधी, इनका नाम है उषा पाधी। 29 अगस्त 2020 को देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो PTI के अध्यक्ष दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो अविक सरकार जो है वो PTI के अध्यक्ष बने हैं, अविक सरकार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी जानते हैं दोस्तों बहुत सारे टॉप मोस्ट पद पर रहे हैं। ये वित्त मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री भी कुछ टाइम तक रहे ये। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने। और भारत के ये कौन से राष्ट्रपति बने आप लोगों को दोस्तों याद भी होगा, ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और इनका कार्यकाल जो था
वो 2012 से 17 तक भी था, आप लोगों को ये भी याद होगा। 2012 से 17 तक के टर्म में ये रहे थे 5 साल के लिए राष्ट्रपति। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ये एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको भी ध्यान से रखेंगे। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 2020 में इनका डेथ हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। 17 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार द्वारा बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है बीएसएफ के महानिदेशक। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। 8 अगस्त 2020 को देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में दोस्तों टॉप मोस्ट पद है, ये संवैधानिक पद है कैग, जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका ये चर्चा किया गया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उनको बनाया गया है, क्या बनाया गया है? 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है कैग। तो गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे ये। अगर पूछ दिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। इन्हीं गिरीश चंद्र मुर्मू को अब क्या बना दिया गया है? वहाँ से हटाकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो 7 अगस्त 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने? तो अब ध्यान रखना है कि गिरीश चंद्र मुर्मू तो कैग बन गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो गिरीश चंद्र मुर्मू तो अब कैग बन गए। तो अब उनके जगह पे जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अब कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा को बनाया गया है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल। 7 अगस्त 2020 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार कौन संभाला था? संवैधानिक पद है दोस्तों यूपीएससी, तो इसका भी काफ़ी अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। प्रदीप कुमार जोशी जी जो हैं, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, उन्हीं को बनाया गया है। यूपीएससी वही दोस्तों जहां से आईएएस आईपीएस की नियुक्ति होती है और जहां से आईएएस आईपीएस निकलते हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अगस्त 2020 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी इसका नाम है इंग्लिश में सेबी कहते हैं। तो सेबी के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जीपी गर्ग को, जीपी गर्ग को। 1 अगस्त 2020 को समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता एवं राज्यसभा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया है तो इसको ध्यान रखेंगे। 1 अगस्त 2020 को समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता एवं राज्यसभा सदस्य जो थे अमर सिंह, जिनका निधन हो गया है, उनका निधन पूछ देगा कि अमर सिंह का निधन कहाँ हुआ था। दोस्तों ये सिंगापुर के अस्पताल में इनका डेथ हो गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। जून 2020 में वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको CII बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, उसके अध्यक्ष के रूप में कौन सा पदभार ग्रहण किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के MD और CEO उदय कोटक। तो CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया भारतीय उद्योग परिसंघ का? तो उदय कोटक को। 21 जुलाई 2020 को लालजी टंडन का निधन हो गया, वो पूर्व राज्यपाल थे। तो लालजी टंडन जो थे वो क्या थे? मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। 17 जुलाई 2020 को एक सूचीबद्ध भारतीय IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष के रूप में, HCL HCL दोस्तों टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी है। पहली यहाँ पे फिर आ गया, तो कोई भी चीज़ में अगर पहली आ जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली महिला बनी है कौन? रोशनी नडाल मल्होत्रा। तो रोशनी नडाल मल्होत्रा जो है वो HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष बनी है और इस पद पे पहुँचने वाली ये पहली महिला है HCL टेक्नोलॉजी। तो रोशनी नडार के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, HCL के जो संस्थापक थे शिव नडार, उन्हीं की ये इकलौती बेटी है। कौन? रोशनी नडाल मल्होत्रा। और रोशनी नडाल मल्होत्रा के बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज आप ये भी ले लेंगे कि रोशनी नडाल मल्होत्रा जो है नडार, वो भारत की सबसे धनी महिला है। भारत की सबसे धनी महिला कौन है? तो एक एक्स्ट्रा आप करेंट अफेयर्स ये भी ले सकते हैं कि भारत की सबसे धनी महिला यही है, रोशनी नडार मल्होत्रा, जो HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष बनी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, जुलाई 2020 में भारत की जलवायु परिवर्तन कार्यकारिणी
जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है, तो यह है अर्चना सोरेंग। देखिए दोस्तों, भारत के लिए क्यों बड़ी उपलब्धि है। देखिए, भारत की जलवायु परिवर्तन कार्यकारिणी है ये, जलवायु परिवर्तन पर यह कार्य करती है और भारत की है ये। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस पर्सनली इनको नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। अर्चना सोरेंग आप लोग याद रखेंगे इनका नाम। केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहले अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष जहाँ भी आ जाए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इंजेती श्रीनिवास जो है इनके पहले अध्यक्ष हैं। 3 जुलाई 2020 को सरोज खान का निधन हो गया दोस्तों। तो सरोज खान कौन थी, तो प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफ थी। बस यहाँ पे दे देगा कि सरोज खान कौन थी, मैच करने के लिए कभी कभी दे देता है। तो सरोज खान कौन थी, तो कोरियोग्राफर थी बॉलीवुड की। 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे, इंद्रमणि पांडे। 14 जून 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उनकी प्रमुख भूमिका में पहली फिल्म कौन सी थी, तो ये भी काफ़ी ज्वलंत है दोस्तों, इसको भी काफ़ी पूछ दिया जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म कौन सी थी, तो ये थी काई पो छे। जून 2020 में विकास और शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे नियुक्त किया गया, तो तमिलनाडु की मात्र 13 वर्ष की छात्रा है कौन, एम नेथरा। एम नेथरा को क्या किया गया है, विकास और शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का गुडविल एम्बेसडर इसको नियुक्त किया गया। तमिलनाडु की 13 वर्षीय छात्रा है मात्र। जुलाई 2020 में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC की देश की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है। देखिए, देश की पहली, जहाँ भी पहली लग जाए, मैंने बताया पहले भी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देश की पहली, और वो भी क्या, ट्रांसजेंडर बनी है, ऑपरेटर बनी है। तो गुजरात के बड़ोदरा ज़िले में जोया खान जो है वो ट्रांसजेंडर बनी है दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर की जोया खान, याद रखेंगे। जून 2020 में बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो पंकज त्रिपाठी को आप लोग पहचानते होंगे दोस्तों। गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर आपने फिल्म देखा होगा तो उनमें ये काफ़ी अच्छा किरदार निभाया है पंकज त्रिपाठी ने। 19 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो गोविंदराजुलु चिंताला नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं ये। अजीत जोगी का निधन हो गया। पूछ देगा कि अजीत जोगी कौन है, तो अजीत जोगी कौन थे, तो छत्तीसगढ़ के वो भी प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक ऋषि कपूर का निधन हो गया। उन्हें 1974 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। किस फिल्म के लिए, तो बॉबी के लिए, फिल्म बॉबी। 29 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का भी निधन हो गया। दोस्तों 2020 में काफ़ी मतलब प्रसिद्ध अभिनेता सब जितने भी थे उनका निधन हो गया, जिसमें ऋषि कपूर थे, उसके बाद फिर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो इरफान खान को किस फिल्म के लिए दिया गया था, तो ये पान सिंह तोमर जो फिल्म आया था उनको इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। संजय कोठारी ने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इस पद पर उन्होंने स्थान लिया है। तो यानी अभी बस इतना याद रखेंगे कि संजय कोठारी अभी जो है वो कौन है, नए मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। केबी चौधरी का इन्होंने स्थान लिया है, यानी इससे पहले केबी चौधरी थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव बने हैं, तो कौन बने हैं, कपिल देव त्रिपाठी। 6 अप्रैल 2020 को वर्ष 2020-21 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं, तो इन्फोसिस के मुख्य संचालन अधिकारी CEO UV प्रवीण राव। फसाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन हुए हैं, तो अरुण सिंघल नियुक्त हुए हैं।
अब दोस्तों मई 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो बी विद्यावती जो है वो बनी है। कौन क्या बनी है? ASI की नई महानिदेशक। उन्नीस मार्च 2020 को देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा के सदस्य के रूप में रंजन गोगोई को नियुक्त किया गया है। तो रंजन गोगोई के बारे में जानते होंगे दोस्तों। रंजन गोगोई हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और अयोध्या विवाद जो सॉल्व हुआ है इन्हीं के नेतृत्व में हुआ है, रंजन गोगोई के नेतृत्व में। तो इन्हें राज्यसभा के थ्रू लाया गया है। दिल्ली के पुलिस उपायुक्त कौन बने हैं? तो SN श्रीवास्तव बने हैं। एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं MD राजीव बंसल को बनाया गया है। खुले पानी में सबसे तेज 14 किलोमीटर तैराकी कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग छात्रा कौन है? तो नेवी चिल्ड्रेन स्कूल की मुंबई की 6ठी क्लास की छात्रा जिया राय है। खुले पानी में सबसे तेज 14 किलोमीटर तैराकी की है जिया राय। फरवरी 2020 में अर्जेंटीना स्थित माउंट अकांकागुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र 12 वर्षीय है मात्र इनकी उम्र। तो मुंबई के उसी नेवी चिल्ड्रेन स्कूल की 7वीं की कक्षा काम्या कार्तिकेयन अर्जेंटीना की जो माउंट एकांकागुआ पर्वत है मात्र 12 वर्ष की एज में इसने फतह कर लिया है, काम्या कार्तिकेयन ने। 2020 को डॉक्टर RK पचौरी का निधन हो गया। वो पर्यावरणविद एवं टेरी के पूर्व प्रमुख थे। 2020 को देश के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। जनवरी 2020 में दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोजेडी अवार्ड जीता गया है। तो 13 वर्षीय भारतीय मूल की दुबई UAE में रहने वाली सुचेता सतीश ने। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं BJP के? तो JP नड्डा यानी जयप्रकाश नड्डा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक AP महेश्वरी। TN चतुर्वेदी का निधन हो गया। वो कौन थे? तो कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले आ गया दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये काफ़ी। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उनका कार्यकाल होगा अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो बिपिन रावत, ये ध्यान रखेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, मैं बता देता हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है तीनों सेनाओं के प्रमुखों को ये लीड करेंगे। कौन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तीनों सेनाओं के प्रमुखों को कौन लीड करेंगे? तो ये CDS करेंगे, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। तो ये है इस पोस्ट का मतलब। 31 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा देश के नए थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। तो थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है उनको बनाया गया है। एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? निरंजन हीरानंदानी। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी जो है वो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। दिसंबर 2019 में प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? तो संगीता रेड्डी। नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति NV रमना को। देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका 10 नवंबर 2019 को निधन हो गया, TN सेनन। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल बने हैं राधाकृष्ण माथुर। 18 नवंबर 2019 को देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन? शरद अरविंद बोबड़े। और 46वें कौन थे? रंजन गोगोई। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के राकेश कुमार भदौरिया जी जो हैं वो नए वायुसेना अध्यक्ष हैं। 20 नवंबर 2019 को पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुने गए हैं विराट कोहली।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। तो अगर चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।